विद्यार्थी नमस्कार, मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज से हमने एक एक टॉपिक का कंटिन्यू रूप से डेली विस्तृत अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और इसी क्रम में भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है साथियों, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा, अक्षांश एवं देशांतर। सामान्यतः यह टॉपिक महत्वपूर्ण रूप से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसीलिए आज हम भूगोल के इस सबसे प्रारंभिक टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। ये विषयगत और विस्तृत अध्ययन होगा और मुझे उम्मीद है कि जितने भी आरपीएससी से लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, अक्षांश और देशांतर। तो साथियों, बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा जो आज का महत्वपूर्ण रूप से जो टॉपिक है वो है अक्षांश एवं देशांतर। बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ये टॉपिक परीक्षाओं में जनरली पूछा जाता है और भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथियों, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, तो अक्षांश लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड द बेसिक टॉपिक ऑफ द ज्योग्राफी, ठीक है। ऑल कंसेप्ट डिपेंड ऑन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं विस्तृत रूप में। पहले यहां पर सीधा चलते हैं, अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये हमारी पृथ्वी है और आप सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी प्रारंभिक रूप से ये माना गया कि पृथ्वी गोल है। प्रारंभिक रूप से ये माना गया पृथ्वी गोल है, परंतु जैसे जैसे वक्त गुजरा तो आप देखिए भूवैज्ञानिकों ने और ये कह सकता है कि भूगोल के वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी की जो आकृति मानी वो जियाट। तो देखिए यहां पर आपको दो बातें बहुत ही स्पष्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। आपको यहां पर लग भी रहा होगा कि अब हमारी पृथ्वी की जो आकृति है वो गोल नहीं है। ध्यान रखिए, वर्तमान में पृथ्वी की आकृति, तो यहां पर आप देख पाएंगे पृथ्वी की आकृति। साथियों, पृथ्वी की आकृति जो है वो जियाड है, जिसको एक और नाम से भी जाना जाता है हुआब, ठीक है। अब चूंकि पृथ्वी की आकृति इस प्रकार की है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर अनेक ये कह सकते हैं कि जैसे हलचलें होती हैं पृथ्वी पर, हलचलें कौन कौन सी होंगी? गतियां। दूसरी गति में देखा दिन रात का बनना, तो पृथ्वी पर अनेक गतिविधियां होंगी, दिन रात का बनना, पृथ्वी की गतियां, और उन गतियों के अंदर हम अगर देखेंगे तो घूर्णन, परिक्रमण इत्यादि प्रकार की घटनाएं हमारे पृथ्वी पर देखने को मिलती हैं। साथियों, जब इन घटनाओं के बारे में अगर आप देख रहे हो तो हमें ऐसा महसूस होगा, अगर हम पृथ्वी की इन घटनाओं को देख रहे हैं तो हम यहां पर महसूस कर पाएंगे कि पृथ्वी के संबंध में सर्वप्रथम काल्पनिक चित्रण किस रूप में हुआ? तो पृथ्वी के संबंध में काल्पनिक चित्रण ग्लोब के रूप में हुआ, और ग्लोब के निर्माण, या हम ये कह सकते हैं कि इसको बनाने वाले निर्माणकर्ता, तो ग्लोब को बनाने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्टिन बहम। तो साथियों, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण, ये परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोब का निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन थे? मार्टिन बहम थे। इसके साथ साथ दो चीजें और भी आपको पता होनी चाहिए कि जब उन्होंने, मार्टिन बहम ने, आप देखिए उन्होंने जब ये किया, और देखिए मार्टिन बहम ने जब ग्लोब को बनाया तो वहां पर दो तीन चीजें आपको बड़े स्पष्ट रूप से देखिए, उन्होंने
ग्लोब को आपको मैं दिखा भी देता हूं। एक्चुअल ग्लोब जो है वो हमारे पास है, तो हम ग्लोब को देख भी लेते हैं। ये ग्लोब है, आप ये देख रहे होंगे ग्लोब इस तरीके से है। और ग्लोब चूंकि आप देखिए ये ग्लोब की एक आकृति है, और ग्लोब का जो आप ये वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप, ये ग्लोब का क्या है, अक्ष, यानी पृथ्वी का क्या है, अक्ष। तो देखिए आप यहां पर देख पाएंगे मार्टिन बेहम ने एक काल्पनिक ये ग्लोब बनाया। और आपने अगर कभी ग्लोब पर विशेष तौर पर अगर देखा होगा तो विशेष रूप से आपने नोटिस किया होगा कि ग्लोब के ऊपर जो इस तरीके की रेखाएं होती है, इस तरीके की रेखाएं, ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। इस तरीके की जो रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। और जो इसके ऊपर लंबवत या ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, जो आपने कभी इस तरीके से देखी होंगी, ये कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। यानी दोनों चीजों को जो आप ये देख रहे हैं, ये तो कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और जो आप ये वाली देख रहे हैं ये देशांतर। लेकिन आपके मन में बहुत से सवाल खड़े हो रहे होंगे कि अक्षांशों का निर्धारण कैसे हुआ, कब हुआ। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अक्षांशों का निर्धारण कैसे हुआ, किस रूप में हुआ और किस स्वरूप के अंदर आपको ये देखने को मिला। तो देखिए हम सीधे चलते हैं। इसके लिए आप यहां पर नोटिस करिए कि पृथ्वी जब इस स्थिति में थी तो वैज्ञानिकों ने यहां पर, अब हम यहां पर देखते हैं विस्तृत अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं अक्षांश। आप इंग्लिश में इसे कहते हैं लेटिट्यूड। तो देखिए मैं यहां पर अक्षांश के बारे में, ये हमारी पृथ्वी, और आपने देखा था कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियाड है। जियाड का मतलब समझिए पृथ्वी ध्रुवीय क्षेत्र से थोड़े चपटे रूप में पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने बहुत मंथन किया क्योंकि पृथ्वी एक गोलाकार रूप में उस समय गोल रूप में थी, तो वो उसका केंद्र के बारे में भूवैज्ञानिक और भूगोल के जितने भूगोलवेता थे वो अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। तो साथियों उन्होंने इसके लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि उन्होंने ये बहुत प्रयत्न के बाद निश्चय किया कि जो हमारी पृथ्वी है उसका उत्तरी दिशा में एक तारा है जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। और ध्रुव तारे का मैंने दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से आपको कही कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं साथियों। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर किसी भी स्थान या किसी विशिष्ट स्थान की स्थिति को इंगित करते हैं, क्योंकि ये काल्पनिक होते हैं और बिना अक्षांश और देशांतर के किसी भी स्थान को विशिष्ट रूप से इंगित नहीं किया जा सकता। आपने नोटिस किया होगा जब भी हम उत्तरतम और दक्षिणतम, या हम किसी भी राष्ट्र की या किसी राज्य या किसी स्थान की अंतिम सीमा और प्रारंभिक सीमा का जब भी निर्धारण करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अक्षांश और देशांतर की होती है। दो बातें और मैं क्लियर कर देता हूं कि जनरली ये माना जाता है कि अक्षांश स्थिति निर्धारण करता है और देशांतर समय निर्धारण करता है। नहीं, कोई दो राय नहीं है कि अक्षांश और देशांतर दोनों अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में है, परंतु अकेला अक्षांश स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकता। आगे चलकर आप देखेंगे भी। अगर आपको विशिष्ट स्थिति ही ज्ञात करनी है, किसी पर्टिकुलर स्थिति का ज्ञान करना है, तो स्वाभाविक रूप से दोनों की आवश्यकता हमें पड़ती है। अब हमारे सामने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है कि सच में क्या अक्षांश किस प्रकार से बनाए गए पहले, या इनका निर्धारण किस रूप में किया गया, इनके निर्धारण का आधार किससे बनाया गया। ऐसी बहुत से प्रश्न हमारे मन में चल रहे हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए सीधे चलते हैं। साथियों आपके सामने यहाँ पर ये पृथ्वी का प्रतिरूप है, और मैं कह चुका हूं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, भू-आभ है, जियाड है। अब आप देखिए क्योंकि उत्तरी दिशा में ध्रुव तारा, अब एक, क्योंकि ये हमने पहले भी कहा है आपको कि ये सब काल्पनिक है, एक कागज लिया गया, उसके ऊपर पृथ्वी का प्रतिरूप बनाया गया, ग्लोब का एक प्रतिरूप बनाया गया, और ध्रुव तारे का प्रकाश जहां तक भी जाता है आप नोटिस करिएगा, उसे नाम दे दिया गया साउथ। ध्यान रखिए। अब क्या किया गया, अब दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से, अब इस रेखा का मध्य स्थान इंगित किया गया, और मध्य स्थान को इंगित करते हुए इस रेखा के इस वाले भाग को यहां तक और इस वाले भाग को यहां से, आप देखिए
क्या कर दिया गया, यहां से डिलीट कर दिया गया। आप निश्चित रूप से देखिए, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। यहां पर जो ये बिंदु था, ये भू का केंद्र आ गया था, लेकिन ध्यान रखिए ये सरफेस का केंद्र, किसका, सरफेस पर भू केंद्र, सरफेस का मतलब धरातल पर, ये भू केंद्र था। और भू केंद्र को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी गई, जिसे 0 डिग्री नाम दिया गया। अब आप सोचिए, यही कारण है कि इस रेखा का एक नाम है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। आप नोटिस करिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सरल रेखा के रूप में जानी जाती है। और आप ये भी जानते हैं कि अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो इसे भू का मतलब पृथ्वी, मध्य का मतलब बीच में, और पृथ्वी के मध्य में से गुजरने वाली रेखा को नाम दिया गया भूमध्य रेखा। विद्यार्थियों, अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि पृथ्वी, ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। इसीलिए इस ऊपर वाले भाग का नाम दे दिया गया, इसका नाम दिया गया उत्तरी गोलार्ध। ध्यान से देखिए, इसे तो नाम दे दिया गया उत्तरी गोलार्ध और इसे नाम दिया गया दक्षिणी गोलार्ध। 2 प्रश्न। अब यहां पर आप ये भी जानते हैं कि भूमध्य रेखा का ही एक दूसरा नाम भी है, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, राइट, इक्वेटर लाइन। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर लाइन। विश्व का मतलब समान होता है, इसीलिए पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटने वाली रेखा को क्या नाम दे दिया गया, विषुवत रेखा नाम दे। अब आप देखिए, ये पृथ्वी का, अगर आप इस चित्र में देख पाएंगे तो यहां पर आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। यहां पर देखिए आप, अगर आप इस चित्र को देख रहे हो तो यहां पर ये आपकी भूमध्य रेखा है। हमने यहाँ पृथ्वी को 2 भागों में बांट के दिखाया है, विषुवत रेखा जिसको हम लोग कह रहे हैं। और अगर विषुवत रेखा को यहाँ पर आप देखिए, इसमें हमने पृथ्वी का ये वाला भाग नॉर्थ पोल है और नीचे वाला भाग दक्षिणी पोल है। और आप यहाँ पर हमने इस पृथ्वी के केंद्र को आधार बनाते हुए किसका निर्धारण किया है, हमने इस पृथ्वी के यहां से देखिए 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर, 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री। अगर आप इस बात पर गौर कर रहे हो, आप ध्यान से देखिएगा कि पृथ्वी के सरफेस केंद्र से, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं आपको, भू केंद्र से नहीं, पृथ्वी के सरफेस केंद्र से पृथ्वी के किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। तो 2 बातें तो आपको बहुत क्लियरली समझ में होगी। यहां पर देखिए 45 डिग्री और यहां से देखिए 45 डिग्री और 45 डिग्री दोनों समान अंश वाले कोनों को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। आप देखिए नीचे भी वही स्थिति है। अगर यहां से आप 30 डिग्री देख रहे हो और केंद्र से 30 डिग्री इधर देख रहे हो और समान कोनों वाली या हम समान डिग्री वाले अंशों को मिलाने वाली रेखा, ये वाली रेखा आपकी क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा कहलाएगी। और आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि यहां से भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे देखिए 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वैसे वैसे पृथ्वी के केंद्र से यानी सरफेस केंद्र से कोणीय दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां पर आपको 2 बातें तो बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, बड़ी स्पष्ट हो जानी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। यहां पर हमने ये कहा है कि अक्षांश और देशांतर का जो निर्धारण होगा वो यहां से होगा, सॉरी अक्षांश का, देशांतर का नहीं, अक्षांश का निर्धारण कहां से होगा, भू केंद्र से। तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न उठता है कि अक्षांश क्या है। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भू केंद्र, या हम ये कह सकते हैं सरफेस, आपको ये ध्यान में रखना है, भू केंद्र से तात्पर्य मेरा आंतरिक केंद्र से नहीं है, भू केंद्र से, या फिर हम ये कह सकते हैं भूमध्य से पृथ्वी के किसी भी स्थान की कोणिक दूरी, ध्यान रखिए, कोणिक दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। और 2 बातें बहुत स्पष्ट है। यहां से आप देखिए, यहां पर 20 डिग्री और यहां पर 20 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री और यहां पर भी 30 डिग्री, और उन समान डिग्री जैसे 30 डिग्री, आप देखिए इस 0 डिग्री के ऊपर जितना भी कोण बनेगा उन सबके पीछे n का प्रयोग होगा। इसका मतलब वो इंडिकेट करता है
कि वो किस गोलार्ध की है, उत्तरी गोलार्ध। आप देखिए अगर हम यहां पर लिखेंगे, यहां से ये 20 डिग्री और यहां से 20 डिग्री, यहां पर अगर हम 20 डिग्री साउथ और यहां पर भी हम इंडिकेट करेंगे 20 डिग्री साउथ। अब आपके पास में ये समान डिग्री के कोण है और समान डिग्री के कोणों को मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा क्या कहलाएगी? ये रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। तो दो बातें बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए आपके सामने साथियों। हमारा पहला जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो देशांत अक्षांश रेखा है या हमारे अक्षांश है उनका निर्धारण कहां से होगा। ठीक है, तो बहुत क्लियरली है। आप यहां पर देखिए, अब मैं विस्तृत रूप से आपको क्लियर बता रहा हूं। ये देखिए, हमने ये कहा था कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का हमने यहां पर ये रेखा देखी थी जिसको हम कह रहे थे भूमध्य रेखा। आप स्पष्ट देखिए, इसको हमने नाम दिया था भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा का ये था भूकेंद्र, यानी भूमध्य रेखा में पृथ्वी के बीच का सरफेस या धरातलीय केंद्र की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कई बार क्या होता है, प्रश्न आ जाता है, एक क्वेश्चन जैसे परीक्षा में आया आपके सामने, अक्षांश, और अक्षांश का मतलब क्या होगा? डिग्री कोण का निर्धारण किया जाता है, मान लीजिए ये प्रश्न परीक्षा में आता है और वो प्रश्न देता है भूकेंद्र, बी ऑप्शन देता है भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखा, सी ऑप्शन देता है वो आपको ध्रुवीय या ध्रुवों से, और डी ऑप्शन देता है वो कर्क रेखा से। तो राइट आंसर क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसका सीधा उत्तर भूकेंद्र लगाएंगे, जबकि ये उत्तर तो इसका गलत है। इसका केंद्र होगा, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? भूमध्य रेखा। यानी भूमध्य रेखा का जो सरफेस धरातल है, अगर आप देख रहे हो, देखिए भूकेंद्र अलग चीज होती है, भूकेंद्र से नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पर जो आप इस क्षेत्र को देख रहे हैं, ये धरातली, आप यहाँ पर अगर आप केंद्र देख रहे होंगे तो आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख रहे होंगे। बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमारे भूकेंद्र का मतलब पृथ्वी के भूगर्भिक। अब वो कौन सा केंद्र है सर? अगर आप ये देख रहे हो तो ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का भूकेंद्र जिसे हम 6371 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर देख रहे हैं, वो नहीं, वो इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, आपको गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, स्पष्ट तौर पर भी। आपको तो ये मान के चलिए, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो बात करने वाला है वो आपसे सीधी बात करेगा कि हमारा जो अक्षांश होगा उसका निर्धारण कहां से होगा। तो अब आप देख लेते हैं यहाँ पर अक्षांश, सीधे तौर पर अपने टॉपिक पर चलते हैं जो विस्तृत रूप में यहाँ पर लैटिट्यूड। और अब आपके सामने में कुछ बातें रख रहा हूं। सबसे पहला यही होगा क्या है, और अक्षांश का मतलब सदैव जो होता है वो होता है डिग्री कोण। ध्यान रखिए, डिग्री कोण। और दो बातें और भी मैं क्लियर कर देता हूं। 1 डिग्री इक्विवेलेंट जो होगा वो 60 मिनट होता है, ठीक है, एंड हाफ डिग्री इक्विवेलेंट जो होगा वो 30 मिनट्स होता है, राइट। अब यहाँ पर 30 मिनट्स और यहाँ पर देखिए हाफ डिग्री, ये 30 मिनट हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं कि 23 डिग्री 30 मिनट और मैं अगर यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ लिखता हूं और इसी का एक प्रतिरूप यहाँ पर आप देखेंगे ये भी सही है और ये भी सही है। बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि एक डिग्री को कितने अंश में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर 60 मिनट, यहाँ पर वो घड़ी वाली मिनट नहीं है, ध्यान रखिए, यहाँ पर इसमें क्या किया गया है, उसको विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत क्लियरली, ये बातें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए कि एक डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। आप 23.5 डिग्री भी लिख सकते हैं और 23 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, हमने ये कहा है कि हमारे यहाँ पर पृथ्वी के जो केंद्र है उससे हम लोग निर्धारित कर रहे हैं क्या, ये देखिए ये हमारा पृथ्वी का क्षेत्र, और हमारे जो पृथ्वी का क्षेत्र है इसको हमने अभी नाम ही दिया था, क्या नाम दिया था, 0 डिग्री। साथियों इसको हमने नाम दिया था भूमध्य रेखा। ये हमारी भूमध्य रेखा और ये केंद्र, और यहाँ पर सतही केंद्र से मान लीजिए ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ पर भी 60 डिग्री,
तो देखिए यहाँ पर भी नॉर्थ और नॉर्थ, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है, और इन दोनों डिग्री को मिलाने वाली जो आप देखेंगे यहां से यहां जो कोण बना है, आप नोटिस करिए दोनों बातों को, और यहां से ये कोण बना है, तो ये भी 60 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का? 60। और ये भी 60 डिग्री। और इन दोनों कोणों की जो बिंदु है, दूरी है, विशिष्ट स्थान है, उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश। आप जब 10वीं में पढ़ते होंगे तो आप नोटिस करिए, हमारे पास इस प्रकार से एक, जिसे हम लोग ये कह सकते हैं चांदा कहते थे मोस्टली, तो उसमें यहाँ 0 डिग्री लिखा होता था। और आपको ये पता होना चाहिए एक बिंदु के चारों ओर कितने 90 90 90 और 90 यानी 360 डिग्री के कोण खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत क्लियरली और स्पष्ट होना चाहिए। उसमें आपने कभी देखा होगा यहाँ पर 90 डिग्री लिखा होता था, 1 2 3 इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसमें कुछ इस प्रकार की स्थितियां थी, 180 इधर भी था और 180 इधर भी था, यानी दोनों प्रकार से। तो आप उस चांदे को यहाँ पर रखिए और आप देखिए यहां से इससे यहाँ की जो डिग्री बनेगी वो 90 डिग्री नॉर्थ, और साथियों इसे ही इस वाले बिंदु को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। इसके साथ साथ आप नीचे भी देख लीजिए, यहां से 20 डिग्री और यहां से 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए साउथ लगता है, एस फॉर साउथ। और आप देखिए यहां पर आप देख पाएंगे साउथ, और इसको मिलाने वाली ये जो रेखा है इसे हमने नाम दे दिया गया अक्षांश रेखा। तो आपको दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अक्षांश रेखा सदैव सर्किल को इंडिकेट करेगी। क्या करेगी? सर्किल को इंडिकेट करेगी। जबकि डिग्री कोण पृथ्वी के सरफेस केंद्र से उस विशिष्ट स्थान के जितना भी केंद्र से विशिष्ट स्थान कोण बनाएगा उसको इंडिकेट करता है। दो बातें बहुत स्पष्ट होती है। अक्षांश रेखा दो समान दूरी, कौणिक दूरी वाले स्थानों को मिलाती है, जबकि आप अक्षांश की बात करेंगे तो वहां आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी स्थान की विशिष्ट स्थिति जो सरफेसीय धरातलीय केंद्र से जितने डिग्री का कोण बनाती है वह उसकी कौणिक दूरी कहलाती है, और कौणिक दूरी ही अक्षांश कहलाती है। ठीक है, तो आपको यहां पर ये बात बड़ी स्पष्ट समझ में आ गई होगी साथियों। अब आगे बढ़ते हैं अपन, यहां पर अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली समझ में आया कि सच में कौन सा, किस रूप में हम अक्षांश को इंडिकेट करते हैं और अक्षांश का वास्तविक स्वरूप क्या होता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर देख लेते हैं अक्षांश क्या है। तो हमें यहाँ पर बहुत क्लियरली पता हो जाना चाहिए, मैंने कहा है आपको कि अक्षांश जो होते हैं वो किसी भी केंद्र या ये कह सकते हैं किसी भी स्थान की कौणिक दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ये लीजिए, अब यहां पर अपन देख रहे हैं भूमध्य, भूमध्य या सरफेस, हम ये कह सकते हैं सरफेस केंद्र से किसी भी स्थान की कौणिक दूरी, कौणिक दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ये लीजिए, ये इसका शुद्ध है और हमने ये बात बहुत क्लियरली आपको कही है। ये जो है यहाँ पर क्या है? सरफेस सेंटर है, सरफेस सेंटर या हम इसको कह सकते हैं, और ये हमारी रेखा है जिसको हमने नाम दिया है भूमध्य रेखा। तो इस भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान का जो है कौणिक दूरी क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, अब आपको यहां पर समझ में आया है। मैं दो बातें और भी कह देता हूं आपको कि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अक्षांश का निर्धारण सदैव यहां पर सरफेसीय केंद्र से किया जाता है, धरातलीय केंद्र से किया जाता है, भूगर्भीय केंद्र से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देख लेते हैं। अब इसका विस्तृत अध्ययन प्रारंभ करते हैं अक्षांशों के बारे में। यहां पर देखिए, अब आप नोट करते जाइए स्पष्ट रूप से कि अक्षांश क्या है, किस किस रूप में है। तो मैं लिख रहा हूं, आप राइट डाउन करें। अक्षांश, अक्षांश का मतलब हो गया डिग्री कोण, राइट, डिग्री कोण। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है क्या है? तो भी हमने कहा था भूमध्य, भूमध्य केंद्र से
भूमध्य केंद्र से, यहां पर आपको ये ध्यान जरूर रखना है, सरफेस, भूमध्य केंद्र से किसी भी स्थान की कोणिक दूरी अक्षांश कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। यह महत्वपूर्ण बात है। अब आपके पास दूसरा यहां से निकल कर आएगा और वो आएगा अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाएं। अब आपको यहां पर बहुत क्लियर पता होना चाहिए, अक्षांश रेखाओं का मतलब होता है वृत्त। वृत्त का मतलब यहां पर देखिए सर्किल, क्योंकि अक्षांश रेखाएं सदैव पूर्ण वृत्त होती है, वो सर्किल बनाएंगी। और जब सर्किल बनाएंगी तो आप कंटिन्यू राइट करते जाइए, आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप चूंकि नोट करेंगे और आपके लिए ये सीधे तौर पर, ये देखिए, अब आप देखिए यहां पर अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता भी दिया था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती। अक्षांश रेखाओं का मतलब हमेशा आपको वृत्त समझना है, वृत्त समझना है, और सर्किल जिसे हम कहते हैं साथियों। यहां पर आपको ये पता होना चाहिए अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे समान डिग्री कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। तो ये आपके सामने दूसरा चीज आ गई है, अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। ये आपके सामने सीधा प्रश्न आ गया, दो बातें आपके सामने आ गई है, अक्षांश क्या होते हैं और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश का मतलब डिग्री कोण, और डिग्री कोण कुल कितने होते हैं, कुल। देखिए कंफ्यूज की स्थिति रहती है, और यहां पर हमारे पास दूसरा प्रश्न आता है, अक्षांश रेखाएं, रेखाएं कुल कितनी होती हैं, अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती हैं। तो हमारे पास दो प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से बच्चे को कंफ्यूज करते हैं। आज हम कंफ्यूजन क्लियर करेंगे कि कुल अक्षांश, देखिए यहां पर हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, जहां अक्षांश रेखाएं शब्द आ जाए वहां आपका वृत्त शब्द यूज हो जाना चाहिए, सर्किल हो जाना चाहिए। ठीक है, और जहां आपका डिग्री कोण हो तो वहां सिर्फ और सिर्फ वहां कोण नहीं बनेगा, वहां विशिष्ट स्थान की दूरी है। यहाँ पर समान कोणिक दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहला रही है। तो आप इसको यहां पर अगर आप देखेंगे तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो पहले अक्षांश कुल कितने होते हैं, 181। आपको ये मैं क्लियर कर देता हूं कि 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री ऊपर प्लस 90 डिग्री नीचे, यानी यहां पर देखिए नॉर्थ और साउथ और ये मिड, आप अगर इनको देखेंगे इक्वेटर में तो 90 और 90 180 और प्लस में 0 डिग्री, कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो आपका राइट आंसर आएगा 181। बहुत क्लियर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है अक्षांश रेखाओं की। तो साथियों बहुत रूप से विद्यार्थियों ये आप आज अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं मैं, कुल अक्षांश वृत्त। अब यहां पर दो चीजें आएंगी, एक शब्द आता है ग्लोब और एक शब्द आता है मानचित्र। यहां पर ग्लोब के ऊपर 179 होती है और मानचित्र पर 181 होती है। ठीक है, अब आपको यहां पर देख लीजिए, बहुत क्लियरली कह रहा हूं मैं, अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर 179 और मानचित्र पर 181। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर रूप से आप देख भी सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आप इसको क्लियरली देख पाएंगे बहुत स्पष्ट रूप से। ये लीजिए, मैं इसको स्क्रॉल को ऊपर कर देता हूं और आपको यहां पर बहुत समझ में भी आएगा। ये लीजिए ग्लोब और मानचित्र।
क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूज होगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या है। ये देखिए, ये हमारा ग्लोब है, अगर आप इसको देख रहे हो तो ये वाला हमारा, ये हमारी एक रेखा है 0 डिग्री, और पृथ्वी के केंद्र पर जो ये कोण बना है ये 0 डिग्री। अगर आप इससे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर इस प्रकार की रेखाएं आपको दिखाई देंगी, ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहला रही है। और इन अक्षांश रेखाओं को आपको देखकर बहुत ही अच्छा प्रतीत हो भी हो रहा होगा। आप देखेंगे यहाँ पर 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, फिर 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 70 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, 89 डिग्री नॉर्थ, और आपका नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, ये आपका देखिए स्पष्ट। आप देखिए नीचे देखेंगे अपन 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और यहाँ पर 80, और ये 89, और ये 90 डिग्री साउथ, यानी इसको हम नाम दे रहे हैं दक्षिणी ध्रुव और इसको हम नाम दे रहे हैं उत्तरी ध्रुव। साथियों आप यहां पर नोटिस करिए कि 0 डिग्री का एक कोण है, तो 1 डिग्री तो आपकी ये हो गई, 90 डिग्री आपकी उत्तरी गोलार्ध में है जिन्हें आप लिख रहे हैं, और 90 डिग्री आपकी दक्षिणी गोलार्ध में। अगर आप इनका योग करेंगे तो 181, ये आपके कुल क्या हो गए अक्षांश, और अक्षांश हो गए, इसका मतलब ये आपके डिग्री कोण हो गए। ठीक है, ये आपके डिग्री कोण। अब आपके सामने दो चीजें और भी आएंगी, आपको यहां पर देखना होगा कि सर आपने ये तो देख लिया कि अक्षांश कितने होते हैं, लेकिन आपको ये भी यहां पर सोचना होगा कि सर अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी। तो यहां पर देखिए, अगर आप अक्षांश रेखाओं को देखेंगे साउथ, ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं की, अब यहां पर हम देख लेते हैं, दूसरे कलर में लिख देता हूं मैं, आपको यहां पर नोट कर लीजिए, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, रेखा वो होगी जो बिंदुओं को मिलाएगी। देखिए भूमध्य रेखा एक अक्षांश रेखा है, मैं इधर लिख रहा हूं। इसके बाद में ऊपर आप देखेंगे 89 डिग्री, और नीचे भी आप देखेंगे 89, 89 और 89, 178, बहुत क्लियर है। दूसरा आपके सामने एक ये भूमध्य रेखा भी है, अगर हम इनका योग देखेंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी संख्या होगी ग्लोब पर 179। मैं ग्लोब में भी आपको दिखा देता हूं बहुत क्लियरली, आप इस ग्लोब को देखिए। अगर आप यहां पर, ये हमारी इक्वेटर लाइन है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल, ये तो बिंदु के रूप में है, यानी वो कोई रेखा नहीं है, डिग्री तो जरूर बन रही है। और दूसरी बात मैं आपसे जो कहना चाह रहा था वो आप देखिए, मैंने ये कहा इसके सरफेस से कौन बन रहा है, धरातल से, अंदर के केंद्र से नहीं। ठीक है, तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए साथियों, कि यहां पर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये सिर्फ और सिर्फ किस रूप में काम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अक्षांश के रूप में काम कर रहे हैं, अक्षांश रेखा के रूप में नहीं। इसलिए ग्लोब पर हमेशा अक्षांश रेखा कितनी होती है, 179 होती है। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं और यहां पर आपको स्पष्ट दिखाई देगा, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अपन। ये देखिए यहां पर आप देखिए, अब हमारे पास एक सवाल आता है कि सर आपने लिखा मानचित्र पर, मानचित्र पर अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो मानचित्र पर अक्षांश रेखाएं 181 हो। इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण रूप से आप देखिए, मान लीजिए ये कोई मानचित्र है और इस मानचित्र को आप देखेंगे तो ये हमारी 0 डिग्री है, यानी इसको हम भूमध्य रेखा कह रहे हैं, और इस प्रकार से हमने रेखाएं खींची है, तो आप इंडिकेट कर पाएंगे कि 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ रेखा को आप यहां पर खींच सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। तो आप देखिए एक और 90 अबव और 90 जो है आपकी नीचे, तो यहां पर कुल कितनी हो जाएंगी, कुल यहां पर 181 हो जाएंगी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत क्लियर और स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए कि मानचित्र पर अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 181 होती हैं। अब आप नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पर
अक्षांश का अगर ये देखिए अक्षांश और अक्षांश के संदर्भ में अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण रूप से क्या क्या कार्य करती हैं उनको जब आप देखेंगे तो ये देखिए अक्षांश रेखाओं में हम उनका स्वरूप, आकार और प्रतिरूप देखते हैं। यहां पर देखिए पहला प्रश्न हमारे सामने है कुल कुल अक्षांश रेखाएं 179, लेकिन मैं साथ में लिख भी रहा हूं ये किसके ऊपर है साथियों, गिलोब पर, गिलोब पर 179। दूसरा महत्वपूर्ण यहां पर देखेंगे कि मानचित्र पर मानचित्र पर मानचित्र पर कितनी होती है, 181 होती है। नेक्स्ट सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त, वृत्त या हम ये कह सकते हैं अक्षांश रेखा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री, या इसको हम नाम दूसरा भी नामकरण कर सकते हैं भूमध्य रेखा, या इसके साथ में हम एक और भी नाम लिख सकते हैं विषुवत रेखा। नेक्स्ट आप देखिए सबसे छोटा अक्षांश वृत्त, सबसे छोटा अक्षांश वृत्त, तो सबसे छोटा अक्षांश वृत्त कौन सा होगा, या तो 89 डिग्री नॉर्थ होगा या फिर 89 डिग्री साउथ होगा। आपको इस बात पर महत्वपूर्ण रूप से गौर करना होगा, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल एक बिंदु के रूप में है, वो अक्षांश वृत्त के रूप में नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटा अक्षांश वृत्त 89 डिग्री नॉर्थ या फिर 89 डिग्री साउथ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट विशेषताओं को अपन देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता इसकी देखिए, यहां पर आपको समझ में आएगा, ये लीजिए। अब बात आती है अक्षांश रेखाओं का स्वरूप, क्रम चल रहा है सीधे तौर पर वही जो आगे से स्वरूप, फिर आएगा आकार, फिर आप देखेंगे दिशा। अब देखिए स्वरूप, आकार और दिशा, प्रदर्शन, फिर नेक्स्ट आएगा अधिकतम प्रदर्शन। आपको इसी तरीके से राइट डाउन करना है। आप देखिए अपने हिसाब से नहीं, आप इसके अकॉर्डिंग करिए, हम उसके रूप में आपको देख रहे हैं। आपके लिए मैं यहां पर एक बना भी देता हूं छोटा सा, ये देखिए प्रतिरूप भी बना देता हूं मैं ग्लोब का। आप देख पाएंगे ये हमारी रेखा 0 डिग्री और 0 डिग्री पर इस तरीके से ये हमारी अक्षांश रेखा है। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर 90 डिग्री साउथ। आप क्लियर रूप से देखिए इसको, ये लीजिए। हमने यहाँ पर आपके सामने दो बातें रखी हैं, आप इनको देखिए। सबसे पहले आप स्वरूप देखिए, अक्षांश रेखाएं किस स्वरूप में पाई जाती है। साथियों अक्षांश रेखाओं का अगर हम स्वरूप देखेंगे तो बहुत क्लियर है। आकार तो हमेशा ध्यान रखिए, सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं। ठीक है, पूर्ण वृत्त का मतलब देखिए देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इनका स्वरूप कैसा होता है। स्वरूप क्षैतिज होता है, क्षैतिज। ठीक है, हॉरिजेंटल जिसे आप कहते हैं, तो स्वरूप कैसा होगा, हॉरिजेंटल होगा। राइट, इसका स्वरूप क्षैतिज होगा, जबकि देशांतर रेखाएं आप जानते हैं लंबवत रूप में पाई जाती है, ऊर्ध्वाधर रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए दिशा, तो दिशा आप या तो इसको ईस्ट से वेस्ट कह सकते हैं या फिर वेस्ट से इसको ईस्ट कह सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से इसका क्या किया जा रहा है, निर्धारण किया जा रहा है। यानी सभी देशांतर रेखाएं, यहां पर देखिए सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के समानांतर पैरेलल पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची जाती है। क्योंकि ये तो काल्पनिक रेखा है, आपको बहुत क्लियरली समझ में भी ये आ रहा होगा। हम एक एक चीज को बहुत क्लियरिफाई करके चल रहे हैं, फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें बताइएगा। प्रदर्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपके उस प्रश्न का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। देखिए प्रदर्शन, प्रदर्शन हमेशा या तो अक्षांश
डिग्री के पीछे एन लिखा जाएगा या फिर एस लिखा जाएगा, यानी या तो उत्तरी या फिर दक्षिणी। आप देखिए भूमध्य रेखा के ऊपर जितने भी डिग्री होगी, आप देखिए 10 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर देखिए 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री, 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, और आप नीचे देख पाएंगे कि हमने देखा 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ। तो हमेशा अक्षांशों का प्रदर्शन या तो नॉर्थ में किया जाएगा या फिर साउथ में। दूसरा देखिए अधिकतम प्रदर्शन, यहां कंफ्यूज होता है। हम अधिकतम जो प्रदर्शन है या तो 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ तक कर सकते हैं, या फिर इसका 0 डिग्री से और 90 डिग्री साउथ तक कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अभी इसका प्रश्न भी रखूंगा आपके सामने कि देखिए स्वरूप, क्षैतिज, आकार, पूर्णवृत्त, दिशा, ईस्ट से वेस्ट, किसकी दिशा की बात कर रहे हैं? हम अक्षांश रेखाओं की दिशा के संबंध में बात कर रहे हैं। और प्रदर्शन या तो नॉर्थ या फिर साउथ, हमेशा अक्षांश के पीछे या तो एन का प्रयोग किया जाएगा या फिर साउथ का। दूसरा अधिकतम प्रदर्शन 0 से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ या फिर 0 से लेकर 90 डिग्री, ठीक है, साउथ, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां से आप देखेंगे एक क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है, वो जैसा कि रीट प्रतियोगिता प्री में भी पूछा गया, निम्न में से अक्षांश के संबंध में सही नहीं है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। वो कहता है एक 0 डिग्री, दूसरा देता है बी 90 डिग्री नॉर्थ, तीसरा देता है वो आपको 91 डिग्री साउथ, और चौथा ऑप्शन देता है आपके सामने डी नंबर 45 डिग्री नॉर्थ। अब आप इसको चारों ऑप्शनों को साथियों गौर से देखिएगा। अब उसने पूछा है सही नहीं है, तो देखिए 0 डिग्री तो होता है, 0 डिग्री का मतलब तो आप यहां पर नोटिस करिए 0 डिग्री तो है ना, 0 डिग्री तो हमारी कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा चूंकि मिड की रेखा है, इसलिए कभी भी 0 डिग्री जीएमटी के पीछे भी ना तो ईस्ट लगता है ना वेस्ट लगता है, और भूमध्य रेखा के पीछे भी ना तो नॉर्थ लगता है और ना साउथ लगता है। दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखिएगा। आप यहां पर अब आप देखेंगे क्लियरली कि यहां पर आपने ये 90 डिग्री नॉर्थ भी होता है, उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए 45 डिग्री नॉर्थ भी होगा, 45 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर 90 डिग्री नॉर्थ ये मैक्सिमम है। 91 डिग्री साउथ ये नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि मैक्सिमम प्रदर्शन 0 से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक हो सकता है या फिर 0 से लेकर 90 डिग्री साउथ तक हो सकता है। 90 डिग्री का कोई कोण नहीं होता है, 91 डिग्री का किसके रूप में? अक्षांश के रूप में। इसके साथ साथ मैं और एक वानगी दिखा देता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ये सही नहीं है। एक प्रश्न और आपके सामने देख लेते हैं, और वो प्रश्न देखिए इस तरीके से भी कई बार प्रश्न आ जाता है। एक क्वेश्चन आया जैसे परीक्षा में, यहां पर अक्षांश के संदर्भ में सही है, यहां पर देखिए अब आपसे कह रहा है अक्षांश के संदर्भ में सही है। तो साथियों अगर आप यहां पर ऑप्शन देख पाएंगे तो देखिए इसने इस प्रकार से ऑप्शन दिए आपके सामने, सही है। यहां पर कह रहा है 180 डिग्री, 45 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, और वो कहता है 10 डिग्री नॉर्थ। तो देखिए ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये किसकी प्रतिरूप है? तो ये देशांतर का प्रतिरूप, ये सही नहीं होगा। 45 इसके पीछे वेस्ट लगा है, इसका मतलब ये अक्षांश से इसका संबंध ही नहीं, किससे संबंधित है? देशांतर से। इसके पीछे भी ईस्ट लगा है, जिसके पीछे ईस्ट और वेस्ट लग गया वो मान के चलिए कि वो अक्षांश हो ही नहीं सकता, वो या तो फिर पूर्वी देशांतर या फिर पश्चिमी देशांतर का प्रतिरूप आपको देखने को मिले। हाँ 10 डिग्री नॉर्थ जरूर होता है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
क्या हो जाएगा 10 डिग्री। विद्यार्थियों, अब हम अपने इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और इसी दौरान अब हम पढ़ते हैं अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। अक्षांश रेखाओं की विशेषता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये इसलिए मैंने ये टॉपिक आपके लिए डाल दिया था ताकि आप लोग के मन में उत्सुकता रहे कि कल हम क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। पार्ट नंबर 1 पूरा होता है, पार्ट नंबर 2 का इंतजार करिएगा, जल्दी आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।